Good morning everyone. It is the video for your chapter 3 of chemistry, that is fiber to fabric. So today in this video we will be discussing the question answer of this chapter. So the first question is, why do we wear clothes? So answer will be, we wear clothes to protect ourselves against the weather such as sunlight, extreme cold, heat or rain. So second question will be, how did people cover their bodies before invention of clothes? So before the invention of clothes, people cover their bodies with the skin of the animals in cold weather or with leaves or bark of grasses in warm weather. So this will be the answer for your second question. Third question, what is the difference between fiber and yarn? सो फाइबर जो होता है वो ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्स से, डैट इज़ कॉटन या वुल. जो यार्न होता है वो होता है ब्रीडिंग, ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीडिंग डिफरेंट फाइबर टुगेदर. मीन्स जब दो से ज़्यादा फाइबर को जब गूँथेंगे हम, ठीक है, जब इंटरलॉक करेंगे तब हमारा क्या बनेगा, यार्न बनेगा. सपोज़ 3 ऐसे फाइबर है मेरा, अब तीनों को इंटरलॉक में उसको गूँथेंगे, मीन्स इस तरह से और एक ऐसे, तब जाकर एक मेरा सिंगल थ्रेड यार्न बनता है. ओके, सो नेक्स्ट विल बी, नेम टू फाइबर्स that are used to make clothes and two materials that are not fibers but are used to make clothes. तो ऐसे कौन होंगे? तो two fiber that are used to make clothes are cotton and wool, ये तो पता है. Then two material that are not fiber but used for making clothes are leather and fur. अब लेदर और फर तो जैसे देख सकते हैं, लेदर जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, वो तो लेदर कहाँ से मिलता है, स्किन से मिलता है, एनिमल स्किन से मिलता है, फर भी एनिमल स्किन से मिलता है. तो कॉटन और वुल जो होगा वो हमें मिलेगा फाइबर से, ठीक है, नेचुरल फाइबर से. और जो नेचुरल फाइबर नहीं है जिससे क्लोथ बनता है, डैट इज़ लेदर एंड फर. सो नेक्स्ट, लिस्ट टू यूजेज ऑफ जूट. तो टू यूजेज ऑफ जूट क्या हो जाएगा? जूट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग गनी सैक्स और कवर फॉर चेयर्स. So sixth question will be, which property of synthetic fibers make them useful? तो high strength, resistant to wrinkle and fast drying. तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है यही सिंथेटिक फाइबर को यूज़फुल बनाता है. The next question is seventh is, in most part of India pure nylon or polyester clothes are not worn. Why? तो climate in the most part of India is hot. जैसे हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम 8 डिग्री टू आई थिंक 37 डिग्री ईस्ट में रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ में रहते हैं. तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हॉट है. तो नाइलन और पॉलिस्टर बीइंग सिंथेटिक फाइबर डू नॉट ब्रीथ एज ईजली एज कॉटन, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, एयर जो पैसेज ऑफ एयर है वो अच्छे से नहीं हो पाता है नाइलन और पॉलिस्टर में, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कॉटन में अच्छे एयर का पैसेज हो पाता है. सो दे आर अनेबल टू एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप द वेयर कूल इन हॉट क्लाइमेट्स. तो वो हमारे बॉडी को कूल नहीं रख पाता है, नाइदर वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर पाता है, नाइदर नॉर वो हमारे बॉडी को कूल रख पाता है. इसलिए हम लोग ज़्यादातर पॉलिस्टर और नाइलन का कपड़ा नहीं पहनते, हम लोग कॉटन का क्लोथ्स पहनते हैं. सो नेक्स्ट इज, वाई डज जूट ग्रोज वेल इन सुंदर. तो सुंदरबन एरिया में जूट अच्छा क्यों ग्रो होता है? तो जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट. तो रिक्वायरमेंट क्या है? वार्म क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, और साथ में प्लेंटी ऑफ रेनफॉल भी इसको चाहिए जूट को. एंड जूट ऑल्सो रिक्वायर एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल हम लोग कहाँ से मिलेगा? तो प्लेन्स एरिया जो होता है उसमें एलुवियल सॉइल ज़्यादा मिलता है. रिसीविंग सिल्ट फ्रॉम एनुअल फ्लडिंग होगा तो सिल्ट आएगा, जिसके कारण क्या होगा, तो दीज कंडीशन आर बेस्ट अवेलेबल इन द सुंदरबन एरिया एंड हेंस जूट ग्रोज वेल इन द सुंदरबन रीजन. तो पहला तो वार्म क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है, फिर उसको एलुवियल सॉइल मिल जा रहा है, सिल्ट मिल जा रहा है. तो ये सब जो है कंडीशन वो बेस्ट सूटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट, और ये सब सुंदरबन एरिया डेल्टा में मिल जा रहा है. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड question answer for chapter number 3. Okay, short question answer. Now we will be completing the short question answer of chapter number 4, that is shorting material into groups.
So the first question of this chapter, sorting material into groups. तो list 5 material and name one thing that is made from each. तो स्टील, वुड, कॉटन, लेदर, पेपर, ये सारा हो गया मटेरियल्स. ओके, अब इसमें कुछ थिंग्स है. तो स्टील से नाइफ बनता है, यूटेंसिल बनता है, कार ये सब बनते हैं. वुड से चेयर बनता है, टेबल बनता है. कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं. लेदर से शूज़ बनता है, बेल्ट बनता है. पेपर से बुक, राइटिंग मटेरियल्स, राइटिंग पैड्स, ये सब सारा हमें ये जो मटेरियल है इनसे हमें प्रोवाइड होता है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मैटर. तो मैटर का सिंपल है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस. ओके, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. एग्जाम्पल वाटर, एयर, ये मैटर है. वाइल फीलिंग, साउंड, दे आर नॉट मैटर. सो थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज़ ऑल मैटर अलाइक. कैसे सब मैटर सेम होते हैं? तो ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस इज इट ऑक्यूपाई इट्स वॉल्यूम. ठीक है, सारे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? ऑल मैटर्स हैव मास दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग वेट बैलेंस. तो सारे मैटर के पास क्या होता है? मास होता है और मास से हम उसको मेज़र कर सकते हैं. जो वेट बैलेंस होता है, वेइंग बैलेंस होता है, उससे हम उसको मेज़र कर सकते हैं. सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एटम. ठीक है, सबसे छोटा जो एलिमेंट का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम. लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयन इज आयन, एटम ऑफ आयन. एंड स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर इज वाटर मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो ये डिफरेंस था कंपाउंड और एलिमेंट का. सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई टेक्सचर. तो व्हेन वी टच डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, ईच मटेरियल्स फील डिफरेंट. कभी भी आप देखिएगा, वुल को टच कीजिए या वुड को टच कीजिए, कॉटन को टच कीजिए, सिल्क को टच कीजिए, तो हर एक मटेरियल को जब आप टच कीजिएगा ना तो वो डिफरेंट फील उसमें होगा. दिस इंडिकेट द डिफरेंस इन टेक्सचर ऑफ ईच मटेरियल. और यही हमें डिफरेंट टेक्सचर बताते हैं. एंड द डिफरेंट फील और डिफरेंट मटेरियल टू टच इज़ कॉल्ड टेक्सचर. लाइक वुड एंड मेटल फील डिफरेंट ऑन टचिंग, तो इसका टेक्सचर जो होगा ये दोनों का डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, मेटल्स आर लस्टरस बट एन आयरन रॉड यूज इन कंस्ट्रक्शन डज नॉट शाइन. द क्वेश्चन इज़ कि सिंस मेटल जो होता है वो लस्टरस होता है, वो शाइन होता है, लेकिन जो आयरन रॉड यूज़ होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्यों नहीं शाइन करता है? तो लाइक व्हेन आयरन रॉड कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर इट रस्ट एंड द सरफेस लूजेज इट्स लस्टरस अपीयरेंस. पहले वो भी शाइन करता है, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है उसमें क्या होता है? एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है. और जैसे ही रस्ट लगना स्टार्ट होगा उसका जो अपीयरेंस है, ठीक है, उसका जो लस्टरस प्रॉपर्टी है वो खो देता है. और एज अ रिजल्ट आयरन रॉड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन डू नॉट शाइन. इफ आयरन रॉड इज रब्ड विथ सैंड पेपर देन द लेयर ऑफ रस्ट इज रिमूव्ड एंड इट्स बिकम लस्टरस अगेन. ये आप देख सकते हैं. तो कभी भी जब आयरन रॉड में ऊपर में जब रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसको सैंड पेपर से हम लोग रब करते हैं और वो फिर से लस्टरस बन जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू मेक पेपर ट्रांसलूसेंट. तो वन कैन मेक पेपर ट्रांसलूसेंट बाय स्प्रेडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन इट. तो सिंपल क्या करना है, एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर ऑयल गिरा दीजिए, तो देखिएगा वो पेपर जो होगा ना वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा. ट्रांसलूसेंट मीन्स जिससे हल्का लाइट पास कर सके, वो ऐसा बन जाएगा. एंड द पार्ट ऑफ द पेपर शीट ऑन विच द ऑयल इज स्प्रेड बिकम ट्रांसलूसेंट. ओके, तो जहाँ पर ऑयल, जहाँ जिस एरिया में ऑयल गिरा होगा वो कैसा बन जाएगा? ट्रांसलूसेंट बन जाएगा. नाउ देयर आर ओनली 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम बट मिलियंस ऑफ कंपाउंड. तो सी सोल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा? सिंस देयर आर 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट बट द मिलियंस ऑफ कंपाउंड बिकॉज 2 और मोर एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड. लाइक वाटर में तो अब हाइड्रोजन, ठीक है, एंड प्लस ऑक्सीजन, ये दो है, ये दोनों क्या है? दे आर एटम मान लीजिए. अब ये दोनों जैसे ही कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाते हैं? तो 2 हाइड्रोजन और ये मिलकर H2O बन जाता है. तो इससे ये पता चलता है कि जो भी हमारा एटम है
वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाता है। तो इसी चलते 2 और मोर एलिमेंट ज्वाइन कर क्या बना देते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इसीलिए एटम्स टोटल 118 ही है, लेकिन जो कंपाउंड है वो मिलियंस में है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। सो अगेन वी विल बी discussing the short question answer of chapter number 5, that is separation of substances. So the next chapter is separation of substances. Now the first question is, you are given a sample of water, how will you find out whether it is pure or not? So to find out if water is pure or not, we can measure the boiling point of the sample. जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट मेज़र कीजिए। इफ़ द सैम्पल बॉइल्स एट 100 डिग्री देन इट इज़ प्योर। अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉईल कर जाए तो वाटर क्या है, वो प्योर वाटर है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर? द प्रिंसिपल यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर employs a special property of one component of a mixture. For example, an iron piece mixed with sand can be separated by using magnet, and as iron gets attracted towards the magnet. तो सिंपल सेपरेशन का क्या है, आयरन और ये लीजिए सैंड ले लीजिए, उन दोनों को सेपरेट करना है तो क्या करना होगा, सिंपल मैग्नेट ले आइए, तो जो भी आयन होगा वो मैग्नेट में जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा और जो हमारा सैंड होगा वो नीचे बच जाएगा। तो सिंपल प्रॉपर्टी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। उसका एक जो मिक्सचर है, लाइक इसमें मिक्सचर कौन था, सैंड था और आयन था। तो सैंड और आयन का जो मिक्सचर है, इन दोनों का किसी न किसी का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगा। उस स्पेशल प्रॉपर्टी को देखिए और अलग कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू यूज़ अ सीव टू सेपरेट sand and rice seeds, what should be the size of the hole of the sieve in comparison to size of the sand particles and rice seed? तो इसमें देखिए क्या होगा, टू सेपरेट सैंड फ्रॉम राइस सीड। अब इसमें क्या लेना है, सैंड को सेपरेट करना और राइस को सेपरेट करना है। द होल्स इन द सीड मस्ट बी लार्जर देन द सैंड। तो अगर मान लीजिए जो सीव है मेरा, सपोज ये सीव है, अगर मान लीजिए इसको हमको सेपरेट करना है तो सैंड जो होगा ना, सैंड है और ये मेरा राइस हो गया मान लीजिए, तो सैंड के पार्टिकल्स से, सैंड का जो साइज़ है उसके साइज़ से ये सीव का जो होल है ना उसको बड़ा होना चाहिए। अगर ये सीव का होल बड़ा रहेगा तो सैंड नीचे गिर जाएगा और ऊपर सिर्फ राइस बच जाएगा। ओके, और उसके बाद द स्मॉलर लाइक सी द होल्स इन द सी मस्ट बी लार्जर देन सैंड पार्टिकल एंड स्मॉलर देन राइस सीड, सो दैट द सैंड पार्टिकल कैन ईजिली पास थ्रू द सी लिविंग बिहाइंड द राइस सीड। मीन्स जो सैंड होगा, जो सीव का जो होल होगा ना, वो सैंड पार्टिकल से बड़ा होना चाहिए लेकिन राइस से छोटा होना चाहिए, तभी वो रह पाएगा, क्योंकि राइस फिर ऊपर रह जाएगा, स्टोर हो जाएगा और जो सैंड है वो नीचे चला जाएगा। So the fourth question, which property of a filter paper is used to separate an insoluble solid from a liquid? तो insoluble solid can be separated from using a filter paper. इसे हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से, as the liquid to pass through it while the solid does not pass through the filter paper. जब लिक्विड और सॉलिड को हमको सेपरेट करना है तो क्या करना होगा, सिंपल है, सॉलिड जो है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएगा लेकिन लिक्विड जो है वो फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज़ कर देंगे। फिर वी ऑलवेज टॉक अबाउट सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर स्पेसिफाइड? तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सपोज़ अगर शुगर और वाटर लिए हुए हैं तो शुगर और ऐड करना होगा तो क्या करना होगा, वाटर को बॉईल कर दीजिए, उसमें और सॉल्यूट ऐड हो जाएगा। तो सिंपल, जब सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करना है टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दीजिए। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ इंक्रीज द सोल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड। ठीक है, जैसे ही हीट करेंगे वो अनसैचुरेटेड हो गया क्योंकि उसमें और स्पेसेस आ गए। दस द टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेसिफाइंग वेदर द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड और नॉट। तो टेम्परेचर से हम पता कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन,
अंडर विच कंडीशन कैन हैंड पिकिंग बी यूज टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। हैंड पिकिंग हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं? तो हैंड पिकिंग कैन बी यूज टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर ओनली व्हेन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर आर इजीली विजिबल एंड कैन बी सेपरेटेड। अब ये हैंड पिकिंग हम लोग कब यूज़ करते हैं? तो कभी भी जब अपने मम्मी लोग को देखिएगा, वो जब चावल बनाने जाती हैं, राइस बनाने जाती हैं, तो उसमें से क्या करती हैं, राइस में से स्टोन को अलग करती हैं, ठीक है। और वो स्टोन कैसा होना चाहिए? डिफरेंट कलर का होना चाहिए, डिफरेंट साइज़ का होना चाहिए। अगर वो राइस के ही साइज़ का हो गया तो वो सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होगा, वो सेपरेट नहीं हो सकता है। इस चलते सेपरेशन के लिए दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को विजिबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस बाई हैंड पिकिंग। 7th क्वेश्चन क्या है? वाई आर ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस सीन मोर क्लियरली आफ्टर रेन? तो व्हेन इट रेन द डस्ट पार्टिकल इन द एयर गेट वेट एंड सेटल डाउन ऑन द ग्राउंड। जब भी बारिश होता है तो जो भी एयर में डस्ट पार्टिकल है वो सब भारी होकर, भींग कर, वेट होकर वो नीचे आ जाते हैं ग्राउंड पर। एज अ रिजल्ट द एयर इज़ क्लीनर आफ्टर इट रेन्स एंड ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस मोर क्लियरली। देखिएगा जब भी बारिश होगा ना, तो जब स्काई को देखिएगा तो बहुत ही क्लीन दिखेगा। क्यों दिखता है? क्योंकि जितना भी डस्ट पार्टिकल होता है वो सारा नीचे जाकर सेटल डाउन कर जाता है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एलम, एलम मतलब क्या? फिटकिरी, टू वाटर हैस्टन सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड लोडिंग। मतलब जब हम वाटर में एलम डालते हैं तो उसको लोडिंग बोलते हैं। वाई हैज़ दिस नेम बीन गिवन टू द प्रोसेस? तो देखिए ये नेम क्यों, ये लोडिंग क्यों दिया गया है? तो व्हेन एलम इज एडेड टू वाटर इट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। जैसे ही एलम को डालेंगे वो वाटर में डिजॉल्व होगा एंड मेक द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हेवियर। जो अंदर में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है उसको थोड़ा हैवी बनाएगा और हैवी बनाकर उसको सेटल डाउन कर देगा। अब जैसे ही सेटल डाउन हो गया, देयर फॉर द एडिशन ऑफ एलम इज़ नोन एज लोडिंग। और उसमें जैसे ही ऐड किए वो उसको हैवी बना दिया, लोडिंग कर दिया, और वो नीचे जाकर सारा डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन कर जाता है। इसलिए हम लोग जो पर्टिकुलर ये प्रोसेस है, जो एडिशन है एलम का, उसको हम क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको लिख लीजिएगा इन योर फेयर कॉपी एंड लर्न इट, बिकॉज ये एग्ज़ाम में आएगा आपका। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डेफिनेशन वेरी शॉर्ट, ये सब सारा आएगा। इट विल बी बेटर डैट आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और लर्न कर कर अच्छे से इसका एक फेयर कॉपी में लिख लीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।